हम लोग पिछली क्लास में भाग 2 पढ़ रहे थे। भाग 2 हमारा टॉपिक है नागरिकता। नागरिकता के बारे में हम लोग कुछ न कुछ जान लिए थे। ठीक है, नागरिकता वह है जो भारत सरकार द्वारा भारत देश के भीतर रहने वाले व्यक्तियों को एक प्रूफ के रूप में जो प्रमाण देती है, उसे क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। ठीक है, आपका नागरिकता से संबंधित आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी आपको प्रूफ माने जाते हैं। ठीक है, और आधार कार्ड उसी का बनता है जो भारत देश का नागरिक होता है और राज्य का निवासी होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, राज्य के हमेशा निवासी कहे जाएंगे हम और देश के नागरिक कहे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग नागरिकता को समझ गए होंगे। अब हम लोग भाग 1 तो पढ़ लिए थे, भाग 2 ही हमारा क्या है? भाग 2 क्या था? नागरिकता। क्या था? नागरिकता। ठीक है, सिटीजनशिप। अच्छा, अब बात करें नागरिकता, तो हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल कहां से कहां तक हो सकते हैं इसके? ठीक है, तो नागरिकता का जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो आज हमको जानना है कि नागरिकता में जो प्रावधान दिए गए हैं 5 से 11 तक, उसमें है क्या? ठीक है, तो हम लोग क्रम बाय क्रम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपके अनुच्छेद 5 में क्या है। इसमें एक कहा गया है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता अर्थात जिस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ या जिस दिन हमारा संविधान लागू किया गया, उस दिन से भारत देश के भीतर निवास करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। ठीक है, क्या कह दिया गया इसमें है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता। कब हमारा संविधान का प्रारंभ हुआ था? हमारा संविधान प्रारंभ हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। उस दिन ये कहा गया था कि रात्रि 12 बजे के बाद जो भी भारत देश में जो बच्चा जन्म लेगा उसको नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। हालांकि नागरिकता प्राप्त करने के कई तरीके दिए गए थे। कई तरीके को मतलब 5 तरीके दिए गए थे। ठीक है, आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन ये कहा क्या गया था? उसमें उन लोगों की वरीयता दी गई थी जो भारत देश के अंदर हैं और अन्य देश के भी लोग हैं, अन्य देश के थे लेकिन आके भारत में रह रहे थे, उनको भी नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। लेकिन उसमें बोला गया क्या? इसमें ये बोला गया कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान तो ये बोला गया संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, लेकिन कोई विदेशी है आके भारत में रह रहा है तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी। लेकिन जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ है, ठीक है, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ है उसके 5 साल पहले, कितने दिन पहले? 5 साल पहले भारत में रहता हो, 5 साल पहले से भारत में रहता हो, 5 साल से भारत में रहता हो, उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, और वो 5 साल से भारत में रह रहा और आगे भी रहना चाह रहा है, ठीक है, तो उसको भी नागरिकता भारत सरकार देगी। लेकिन आपको याद होना चाहिए हमारा जो भारतीय संविधान है ये केवल नागरिकता है। ठीक है, डिटेल्स ली गई थी, यानी कि आप अगर भारत के नागरिक हैं तो किसी अन्य देश के नागरिक नहीं कहलाएंगे, किसी अन्य देश की नागरिकता के पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक है, तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता दी गई थी। अच्छा, इसके तहत किसको दी गई थी? तो हम आपको बता दें, इसके तहत दी गई थी, उनका नाम है, जैसे कि क्या नाम था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को अनुच्छेद 5 के तहत, एनी बेसेंट को अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता दे दी गई थी। ठीक है, जबकि एनी बेसेंट कहाँ की थी? एनी बेसेंट जो है आयरलैंड की रहने वाली थी, लेकिन इन्होंने क्रांतिकारी में भाग लिया था। ठीक है, उन्होंने, इनका योगदान भारत के लिए बहुत ढेर सारा था। ठीक है, इनको भाग 5 के तहत भारतीय नागरिकता दे दी गई थी।
उम्मीद करते हैं आपको भाग 5 समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 क्या कहता है आपका? ठीक है, अनुच्छेद 6 ये कहता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान के थे, कहां के थे? पाकिस्तान के थे, वो भारत आ गए। कहां आ गए? भारत आ गए। जो व्यक्ति पाकिस्तान के थे वो भारत आ गए, उनको भी नागरिकता दी जाएगी। अब ये देखा जाना जो हमारे संविधान निर्मात्री थे, उन्होंने संविधान संशोधन, जो संविधान बनाया गया था, उन्होंने नागरिकता पर विशेष कार्य नहीं किया था। ठीक है, उस समय की वर्तमान स्थिति को देखते हुए संविधान को इस तरीके से बस स्ट्रक्चर दे दिया था नागरिकता से संबंधित वाले में, बाकी उन्होंने विशेष वर्क नहीं किया था। ठीक है, जबकि आपको याद होगा नागरिकता से संबंधित 1986 में पहली बार संविधान किया गया था, उसके पहले कोई संशोधन नहीं हुआ। समझिए कि कितना प्रावधान था। बाद में 2014 में आया था सीए, एनआरसी, एनपीआर, पीआईयू क्या होता है इसको हम बताएंगे आगे डिटेल से। ठीक है, अच्छा क्या था? पाकिस्तान से भारत आने वाले के लिए नागरिकता, आपके दिमाग में आ रहा होगा सब पाकिस्तानी भारत आ जाएंगे। तब तो हमारे देश का बंटवारा हो गया था। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश का बंटवारा हो गया था, लेकिन जो पाकिस्तान के थे, मान लीजिए कुछ अल्पसंख्यक लोग थे, उनको पाकिस्तान नहीं अच्छा रहा था, भारत आना चाह रहे थे। क्या भारत उनको नागरिकता नहीं देगा? तो भारत क्या है, शुरू से ही विश्व गुरु रहा है और सबको शरण देता चला आया है, किसी के बारे में ये क्या कहते बुरा नहीं किया है। ठीक है, तो कहा ठीक है, जो पाकिस्तान के हैं और भारत आके रहना चाहते हैं, हम उनको भी नागरिकता देंगे। लेकिन एक रूल बनाया गया, रूल ये बनाया गया था, रूल का नाम था परमिट रूल। क्या नाम था? परमिट रूल। परमिट रूल, ठीक है, परमिट रूल। परमिट रूल में ये कहा गया, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया, भले वो पाकिस्तान का हो, से पहले कहां आ गया? भारत में आ गया, भले वो कहां का हो, पाकिस्तान का हो, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आएगा तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। 19 जुलाई 1948 के पहले अगर आएगा तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, वो भी स्वतः मिल जाएगी। क्यों? 1948 की बात किया जा रहा है और आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो भारत में रह रहा है उसको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। परमिट रूल कब आया था? एक नागरिकता देने संबंधित था। किसको देने संबंधित था? जो पाकिस्तान के थे, भारत आना चाहते थे, लेकिन जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए थे उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अगर बाद में दी जाती तो हमारे भारतीय संख्या भी तो बढ़ सकती थी ना, इसलिए रूल बनाया गया। अगर ये ना बनाया जाता तो हमारे देश में आतंकवाद भी फैल सकता था। पाकिस्तानी आप भी जानते हो आतंकवाद में जो पाकिस्तानी कैसे हैं व्यवहार में। ठीक है, आज भी भारत की रोटी खाते हैं लेकिन भारत के बारे में गाली देते हैं, ऐसे पाकिस्तानी होते हैं। लेकिन भारत देश ने क्या किया? जो पाकिस्तान थे उनको भारत में रहने की शरण दिया, लेकिन उसके क्या बना था? एक रूल बना दिया, जो 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में आएगा उसको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, अब जानना यह है इसके तहत कौन आया था और किसको नागरिकता दी गई थी। सुने होंगे एक लोग, बहुत विख्यात आदमी है लेकिन बहुत चौपट आदमी भी है। कौन था? आसाराम बापू। आसाराम बापू। आसाराम बापू को जो नागरिकता मिली थी, आसाराम को इसी के तहत मिली थी। क्यों? इसी के तहत नहीं मिली थी, मतलब अनुच्छेद 6 के तहत मिली थी, जो पाकिस्तान से भारत आए थे। लेकिन ये जो बुढ़वा था ना, 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया था। 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया था और जान रहा था, बुढ़वा चालाक था। अगर 1948 के बाद जाएगा इसको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। 6 महीने वेट करेगा, 6 महीने वेट करने के बाद इसको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ये 19 जुलाई 1948 के पहले चला आया, इसको कोई वेट कर नहीं करना पड़ा, इसको भारतीय नागरिकता स्वतः मिल गई और आया। ऐसा नरक मचाया, पूरा चौपट कर दिया भारत देश को। आज जेल में है। ठीक है, आसाराम बापू एक पाकिस्तान का ही था, आके भारत में ऐसा विद्रोह किया था। विद्रोह क्या किया था? थोड़ा सा धर्म को लेकर के कुछ गलत काम कर गए थे, इस मौके पे जेल में है। ठीक है, अनुच्छेद 6 समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 7 क्या कहता है। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 में यह कहा गया है, जो व्यक्ति भारत का था, कहां का था? भारत का था, पाकिस्तान गया, पाकिस्तान गया
और पाकिस्तान गया, लात खाया, फिर कहां चला आया? भारत। भारत का था, कहा करना हमको भारत में अच्छा नहीं लग रहा, भारत वाले चौपट है, ठीक है, और चला गया बेवकूफा पाकिस्तान में। और पाकिस्तान वाले ऐसा लतियाए कि पुनः कहां आया? कहा कि ठीक है, हमारा भारत ठीक है। कहां चला गया? भारत चल गया। और यही वही लोग थे जो भारत के बारे में बुराई बतियाते थे, ठीक है, और चले गए पाकिस्तान। जब पाकिस्तान पकड़ थूड़ दिए ना, तो चले गए भारत लौट के। कहां चले आए? लौट के भारत चले आए कि हमारा भारत देश ही बढ़िया है। अब देखिए, इनके लिए भी भारत सरकार ने कितनी बढ़िया काम किया। चाहते अगर एक जैसा पाकिस्तान का रवैया है, अगर ऐसा रवैया भारत का रहा होता तो इनको नागरिकता नहीं दी जाती। जब एक कंडीशन आ गई, बेचारे भारत थे और पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान में साथ उनका ऐसा हुआ, फिर जाके भारत में चले आए, तो क्या होगा? अब समझिएगा, जो हमारा भारत देश है ना, भारत देश में ये कहा जाता है, कोई व्यक्ति शाम को अपने घर से भूल के चला गया तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। कब? जब वो पुनः लौट के घर आ जाता है, उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? ये व्यक्ति भटक गया था, चला गया, लेकिन फिर ये चला आया। और हमारे सदियों से मतलब भारत देश की स्थिति रही है, हमारा जो देश है वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता है, यानी कि पूरा विश्व को एक परिवार माना जाता है, ठीक है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जातियां रहती हैं, ठीक है। पाकिस्तान वालों से सुनना चाहिए, पाकिस्तान में जितने प्रकार के फूल नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, उतनी प्रकार की जातियां हमारे भारत देश में रहती हैं, एक साथ रहती हैं, ठीक है। ये हमारी भारत की व्यवस्था है। आप समझिए, इन लोगों को भी नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन उसमें यह बोला गया जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद, ध्यान देना इसमें 1947 के बाद है, 1 मार्च 1947 के बाद फिर यहां आ जाइए, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से फिर भारत आया। कब गया हो? 1 मार्च 1947 के बाद अगर भारत आएगा तो उनको भी नागरिकता लेने के लिए रुकना पड़ेगा, उनको भी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उनको वेट करना पड़ेगा। कितने महीने का? इसमें भी 6 महीने और इसमें भी 6 महीने, उनको 6 माह वेट करना पड़ेगा, तब जाके नागरिकता दे दी जाएगी। और समझिए कितना अच्छी व्यवस्था की गई थी हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है। भारत से पाकिस्तान में लाभ खाए, फिर आगे भारत और नियम लगाया कि 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग कहां जाएंगे, पाकिस्तान से भारत आए हैं, उनको नागरिकता तुरंत नहीं दी जाएगी। कब दी जाएगी? उनको 6 महीने का वेट करना होगा, 6 महीने बाद दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आता है अनुच्छेद 8। देखिए 7 तक तो क्लियर हो गया, अब हमको 8 पढ़ना है। अनुच्छेद 8 पढ़ने मजा आ रहा होगा ना? देखिए इतना से पढ़िए, सब समझ में आएगा, बस क्लास आप कंटिन्यू देखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद हमारा 8 क्या कहता है? बहुत सिंपल सा है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। इसमें ये कहा गया है, विदेश भ्रमण या विदेश में नौकरी करने वालों की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। क्या बोला गया था? विदेश भ्रमण, और विदेश में नौकरी, विदेश भ्रमण और विदेश में नौकरी करने वालों की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। क्यों? उसके लिए समय दिया गया, इसके लिए रूल दिया गया। रूल क्या था? यदि कोई भारत का व्यक्ति है, ध्यान समझना, मान लीजिए हमें ही है, हम आज यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमको जाना पड़ेगा वहां पढ़ाने के लिए, पाकिस्तान वालों पाकिस्तान चले गए तो भारत के बारे में तो अच्छा ही बता के ही आएंगे, बताएं गुणगान ऐसा। लेकिन समझिए कि हम चले गए अमेरिका पढ़ाने के लिए, कहीं बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बातें नहीं यहाँ पे है, हम मान लीजिए चले गए अमेरिका पढ़ाने के लिए, ठीक है। अमेरिका पढ़ाने के लिए गए हैं, लेकिन अगर हम गए और 6 माह से अधिक रुक गए तो हम NRI कहलाएंगे। 6 माह से अधिक रुक गए तो क्या कहलाएंगे? NRI, ठीक है, नॉन रेजिडेंस ऑफ
इंडिया, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया हम एनआरआई कहलाएंगे। लेकिन हम गए और 6 महीने पहले चले आए, ठीक है, 1 महीने से लेकर 5 महीने के बीच में हम आ गए, तो हम एनआरआई नहीं कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। बातों को ध्यान समझिए। एनआरआई, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, 6 माह से अगर आप अधिक हैं तो आप एनआरआई कहलाएंगे, यानी कि आप भारत के हैं लेकिन विदेश में रह रहे हैं, या तो विदेश घूमने गए हैं, विदेश में नौकरी करने गए हैं, विदेश में पढ़ने गए हैं, तो क्या कहलाएंगे हम? एनआरआई। अभी जो मामला चल रहा था यूक्रेन वाला, मिशन गंगा के तहत, गंगा था ना, मिशन गंगा के तहत ही शायद जो वहां के नागरिकों को क्या किया, निकाला गया था, ठीक है, जो यहाँ की सरकार ने निकालने का काम किया था। जो यूक्रेन और रूस वाला जो मामला चल रहा था, जो यहाँ के लोग वहां पे जाकर रह रहे थे, वहां पे जब देश में आक्रमण हो गया था, ठीक है, तो यहाँ के हमारे देश वालों ने, जो यहाँ के लोग थे, उनको कहाँ किया था, बचा के लेके आए थे, ठीक है, पैसा भी खर्च किए थे और अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया गया था। और लोग जो बाहर पढ़ रहे थे ना, उनको हम एनआरआई ही बोलते हैं, ठीक है, साथ मिशन गंगा ही था, ठीक है। देख लीजिएगा, विदेश भ्रमण, विदेश में नौकरी और विदेश में पढ़ाई करने वालों की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। जब तक वो रहेंगे तब तक वहां, जब तक विदेश में नौकरी कर रहे हैं और विदेश में नौकरी करते करते वहां की नागरिकता ग्रहण कर लिए, तो यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन अगर वहां से नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी कर रहे हैं तो उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। मान ली वो एनआरआई कहलाएंगे, है भारत की नौकरी, है भारत के नागरिक, लेकिन नौकरी कहाँ कर रहे हैं? विदेश में। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं एनआरआई लोगों की। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय प्रधानमंत्री थे। जब वो प्रधानमंत्री थे तो उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जब नाम लेते हैं तो रोम रोम याद, शरीर में इतनी एनर्जी आ जाती है कि नहीं, ठीक है। ऐसे 2 महान व्यक्ति थे उस समय कि आज भी अगर धरती के लोग आ जाए और प्रधानमंत्री के रूप में और राष्ट्रपति के रूप में, तो पूर्ण विश्वास से पूर्ण बहुमत से जीत होगी, जिस तरीके से उन्होंने काम करके गए हैं, ठीक है। सदा हमारे दिल में क्या रहेंगे? देशवासियों के दिल में सम्मानीय रहेंगे, उन्होंने ऐसा काम किया था। एक बार की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी एपीजे अब्दुल कलाम से मिलने के लिए आए थे। उस समय एपीजे अब्दुल कलाम एक स्कूल में पढ़ा रहे थे और समझिए अटल बिहारी वाजपेयी उसमें प्रधानमंत्री थे और मिलने आए थे एपीजे अब्दुल कलाम से, ठीक है। उन्होंने आया, वो स्कूल में आते हैं, फिर उनको फोन करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमें 2 मिनट का समय दीजिए। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कितना बढ़िया जवाब था कि अभी हम क्लास ले रहे हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चों के भविष्य की बात है, आप अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो आपको 10 मिनट का वेट करना पड़ेगा। सोचने वाली बात है कि एक नॉर्मल सा व्यक्ति, तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कुछ भी नहीं थे, नॉर्मल व्यक्ति थे, तब क्या है, मिसाल के मामले थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन वो शिक्षा और शिक्षित लोगों से बड़ा लगाव रखते थे और सच में लगाव करते थे जो बच्चे होते, जो विद्यार्थी होते थे, और विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल था, इसलिए वो अपनी क्लास नहीं छोड़े। उन्होंने एक वर्तमान प्रधानमंत्री से इस तरह से बोल दिया कि आप अगर हमसे मिलना चाहते हो 10 मिनट का वेट करिए। उन्होंने अपनी बातों को बोल दिया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी थे, अब समझिए कितने अच्छे प्रधानमंत्री, कितने अच्छे सम्मानित हैं। उन्होंने क्या कहा, उनकी भावनाओं को कदर करते हुए कि शिक्षा कंपलसरी है, और क्या किए, एपीजे अब्दुल कलाम से मिलने के लिए उन्होंने 10 मिनट का वेट किया। ऐसा कोई एक नॉर्मल विधायक होता है तो नॉर्मल विधायक नहीं करता है, कहता कि हम तो विधायक हैं, हम किसी की कहानी सुने, हमारा काम तत्काल करिए। लेकिन उनके अंदर सहनशीलता और शिक्षा के मामले में कितने आदरणीय थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऐसी स्थिति लोगों की थी, ठीक है। अब एक कंडीशन हुई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, एक बार भारत देश की अर्थव्यवस्था चौपट होने पर लगी थी, ठीक है। हमारे नजर में पूरा देश के बल्कि 3 लोग इस अच्छे देशभक्त माने जाते हैं। पहला किसान, दूसरा हमारी सेना, तीसरा हमारे एनआरआई। एनआरआई तो हमारे सच्चे देशभक्त होते हैं, सेना हमारी रक्षा करती है, जो किसान होते हैं हमें अनाज देते हैं। अगर ये तीनों लोग ना रहें, शायद हमारे देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाए। एक कंडीशन हो जाएगी, आप कभी सोच नहीं सकते हैं। एक बार कुछ ऐसा हुआ था, जब वित्तीय आंकड़ा निकाला गया तो हमारे पास जो अर्थव्यवस्था थी कुछ सीमित समय के लिए ही बचा था, ठीक है। ये जानकारी मिलती है एनआरआई लोगों को।
एनआरआई लोग वो थे जो भारत में थे, भारत के थे लेकिन भारत में रहते नहीं थे, विदेश में रहते थे। और विदेश में रहते हुए इन लोगों ने सच्चे, इन लोगों को हम सैल्यूट करते हैं दिल से कि ये लोग ऐसे व्यक्ति थे जब जाने कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट होने वाली है, ये लोग विदेश में इस तरह से इतना जॉब किए, जॉब करने के बाद इतना पैसा कमाए, पैसा कमाने के बाद जितना पैसा कमाए टोटली एकदम प्योर पैसे भारत में भेजना स्टार्ट किए। इतना पैसा भारत में भेज दिए कि भारत माता की इज्जत जो हमेशा बनी रहेगी और अर्थव्यवस्था चौपट नहीं हो पाई। ये हमारे एनआरआई थे, ऐसे हमारे सच्चे देशभक्त लोग माने जाते हैं। समझिए कि देश में बेचारा एनआरआई लोग देश में तो रहते नहीं, विदेश में किसी के जाके नौकरी करते हैं, किस कंडीशन में पैसे कमाते हैं, लेकिन वो पैसा भारत में भेजते हैं, उस पैसा की यूज भारत के भीतर होता है। यहाँ तक कि वो लोग यहाँ का खाना या पानी नमक तक नहीं खा पाते, दूसरे देश से खाते हैं। इस तरह से हमारे बेचारे एनआरआई होते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी भी इन्होंने इनके साथ एक काम किया कि जब हमारे एनआरआई हमारे देश के लिए एक सच्चे देशभक्त की तरह से काम कर रहे हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ करने का अवसर मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा था जो व्यक्ति एनआरआई है, विदेश में कमा रहा है और पैसा पूरा भारत में भेज रहा है, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उनके पैसे पे कभी टैक्स नहीं लेंगे। एनआरआई लोगों का टैक्स फ्री कर दिया था। अब भी आप भी अपने आस पड़ोस में देखेंगे, पास पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति विदेश में नौकरी कर रहा है, जो पैसा कमा के भेजता है, कभी उसके पैसे पे टैक्स नहीं लगता है। लेकिन इसके लिए भी कुछ नियम कानून है, ठीक है। एक आता है फेमा एक्ट। फेम एक्ट बताएंगे आपको कभी, ठीक है, आगे पढ़ा देंगे फेम एक्ट क्या होता है। उसमें जब अकाउंट खोले जाते हैं, अकाउंट ये होता है कि अगर आप वहां पे आप डॉलर में कमा रहे हैं तो पैसा यहाँ में भेजेंगे तो आपको रुपये में ऑटोमेटिक मिलता है। जो लोग सऊदी कमाते हैं, रियाल कमाते हैं, भेजते हैं, रुपये में हो जाता है। अकाउंट कई तरीके से होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं जिसपे टैक्स नहीं लगता, लेकिन कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं, आप विदेश में काम कर रहे हैं, एनआरआई हैं, लेकिन उसमें पैसे टैक्स नहीं देने होते हैं। लेकिन कुछ अकाउंट ऐसे खुले जाते हैं जिसमें एनआरआई को टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो जो लोग व्यक्ति विदेश में भ्रमण करने के लिए गए हैं, विदेश में नौकरी करने के लिए गए हैं, विदेश में पढ़ने के लिए गए हैं, उनकी नागरिकता कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 9। समझ में आ रहा होगा ना? अगर किसी को कोई दिक्कत हो गई क्लास में तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अनुच्छेद 9 में क्या है? अगर हम कहें सटलत गैला, और ध्यान समझिएगा, बढ़िया बढ़िया वर्ड है, ठीक है। सटलत गैला कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाएगी। ये कहा अनुच्छेद 9, आप विदेश भ्रमण करने गए, अच्छी बात है। विदेश में नौकरी करने के लिए तब भी अच्छी बात है। आप विदेश में पढ़ने के लिए गए ना, तब भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका दिल फिसल गया, आप कहीं गए हैं, जहां पे गए हैं विदेश भ्रमण करने के लिए, और जाके वहां की नागरिकता ले रहे हैं, जब वहां की नागरिकता ले लेंगे तो वहां की जो भारत देश की नागरिकता होगी उसे समाप्त कर दी जाएगी। इसीलिए कहा गया है सटला तो गैला। दूसरे देश में जाके सटे तो भारत से आप हटे, ठीक है। दूसरे देश में जाके सटे, भारत से आप हटे। यानी कि विदेशी नागरिकता लेने पर, विदेशी नागरिकता लेने पर अनुच्छेद 9 में क्या है? विदेशी नागरिकता लेने पर या ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। समझ में आ गया ना? चलिए ठीक। अब देखते हैं अनुच्छेद 9, 10। अनुच्छेद 10, 9 तो हो गया, क्लियर हो रहा ना? यस सर। चलिए अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अगर आप राष्ट्रद्रोही काम करेंगे, राष्ट्रद्रोही, ठीक है, राष्ट्रद्रोही या देशद्रोही या देश विरोधी कार्य करेंगे तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी अगर राष्ट्रद्रोही काम करेंगे, देश विरोधी काम करेंगे। अच्छा मान लीजिए विदेश से, अमेरिका से ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, आपका दिमाग नहीं काम किया और जा ट्रंप के ऊपर थूक दिए
आप तो नपा जाएंगे। और दूसरी चीज ये भी है, थूके तो अच्छी बात है और कह दिए कारे ट्रक हुआ, यानी कि अगर आप ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका देश का राष्ट्रपति है, हमारे देश में अतिथि के समान आया है, यानी कि आप उसका अपमान कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, तो समझिए कि जो भारतीय संस्कृति है, कल्चर है, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आप कोई एक सम्मानित व्यक्ति है, प्रधानमंत्री है या कोई भी है, उसके सामने आप जाते हैं, इस तरह से उसको बदतमीजी करते हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है। अगर आप पागल हैं बैलट, तो भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और पागल की नागरिकता कौन सी होती है? अब सोचिए, अगर आपकी नागरिकता छीन ली जाए ना, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना तो घर के ना घाट के, आपको कोई नहीं पहचानेगा कि आप क्या हैं, भारत देश के नागरिक हैं। और नागरिक होने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ देती है भारत सरकार, और आपके पास जब वही नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं। तो नागरिकता है होना बहुत समझिए बड़ा ही प्रमाण है। तो आप देश के नागरिक हैं, इस पर गर्व करिए। आप कौन से देश के नागरिक हैं? भारत के। ठीक है, आप राष्ट्रद्रोही और देश विरोधी काम नहीं करेंगे। अच्छा, जो हमारे देश के नौजवान है ना, अच्छे खासे हैं, अगर बात करें ना, वो लोग मैच बहुत ज्यादा देखते हैं। अगर मैच देखते हैं, मान लीजिए कोई विश्व कप हो रहा है पाकिस्तान और भारत में, विश्व कप हो रहा है, अगर लक बाय चांस हमारा इंडिया भारत हार गया, उस समय हर एक व्यक्ति को, हर एक खिलाड़ी को गाली देते हैं लोग। हमारे जो देश के नौजवान हैं, विराट कोहली से लेकर महेंद्र सिंह धोनी तक, सबको गाली देंगे, लेकिन उनके पास दिमाग तो होना चाहिए ना। खेल है, खेल में हार और जीत तो लगी रहती है। एक मैच हमारा भारत देश हार गया तो आप इतनी बदसलूकी से गाली दिए, लेकिन अब कहां है, जब देश में भूखमरी है, भूखमरी के मामले में हमारा देश हार गया है, पाकिस्तान जीत गया है, तब कहां हमारे देश के युवा हैं? कभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमेशा जो चीजें दिखाई देती हैं उसी को देखते, जो चीजें नहीं दिखाई देती हैं वो कभी नहीं देखते हैं। आज हमारे देश में भूखमरी की स्थिति है, भूखमरी के मामले हमारा भारत देश काफी गिर गया है, काफी हार गया है, और जो हमारा पाकिस्तान है काफी आगे है। कहां है? क्यों नहीं आप सवाल खड़ा करते हैं? क्यों नहीं किसी को कुछ बोलते हैं? क्यों नहीं विरोध करते हैं? ये गलत चीज है। ठीक है, थोड़ा सा सब ध्यान दिया करिए। ठीक है, राष्ट्रद्रोही देश विरोधी काम करने पे आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आपका अनुच्छेद 10 में है, अब बचा है एक आर्टिकल, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है? नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद, पार्लियामेंट। नागरिकता संबंधी कानून, नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कानून संसद बनाएगी। संसद में कौन बनाएगा? तो संसद में गृह मंत्रालय बनाएगी। कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय बनाएगी। आपको याद होगा ना, जो 2014 में CAA, NRC, NPR ये सब जो आया था, 2014 में गृह मंत्रालय लेके आया था। तो गृह मंत्रालय किसके हाथ में है? तो माननीय अमित शाह के हाथ में है गृह मंत्रालय। ठीक है, तो जो CAA, NRC और NPR कुछ भी नहीं था, समझिए लाना एक तो बेवकूफी थी। बेवकूफी मतलब ये था कि जब संविधान में हमारे बोला गया है, जो प्रावधान दिए गए हैं, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप इन तरीकों से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वही सेम चीज CAA, NRC और NPR को किया गया था। लेकिन इसकी जानकारी जब गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को दिया था, तो उसकी बातों को सही तरीके से बताया था कि हम नागरिकता देने का प्रावधान करेंगे, किसी की नागरिकता नहीं छीनेंगे। लेकिन जब मीडिया के सामने बात आती है, तो मीडिया के सामने ये बात ऐसी उछलती है, वहां पे हिंदू और मुस्लिम की बात आ जाती है। और जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है, उसमें यह कह दिया गया अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो देश में बहुत बड़ा विरोध हो गया था। विरोध इसका नहीं हो रहा था, विरोध का हो रहा था जो डिटेंशन सेंटर बन रहा था। तो डिटेंशन सेंटर जो बन रहा था, डिटेंशन सेंटर में ये बोला गया था जो लोग इस देश के व्यक्ति नहीं हैं
उनको हम डिटेंशन सेंटर में रखेंगे। डिटेंशन सेंटर में रखेंगे, जब गणना की गई उसमें इतनी संख्या इतनी ज्यादा हो गई और समझिए कि करोड़ों अरबों में डिटेंशन सेंटर बनाया गया। डिटेंशन सेंटर मतलब जिसे हॉस्टल होता है वैसे हॉस्टल रहेंगे। उस हॉस्टल में जो हमारे देश के नागरिक नहीं है उनको रखा जाएगा और पूरा खर्चा सरकार देखेगी। पूरा खाना, सब एक चीज, जितनी व्यवस्था सरकार देखेगी। और कहां से देखेगी? भारतीय टैक्स से देखेगी। और टैक्स और पाते कहां से? हमारे भारतीय लोग देखते हैं। जब टैक्स वहां दे देंगे, जब पैसा वहां डिटेंशन सेंटर में खर्च कर देंगे तो देश की जीडीपी कहां जाएगी? नीचे नीचे जाएगी। इसीलिए सब इसका विरोध कर रहे थे। बाकी सीए, एनआरसी, एनपीआर गलत नहीं था, ये भी नागरिकता देने का प्रावधान था। आपको नागरिकता दे दी जाएगी इसके तहत। और इसमें से 2 लिस्ट बनाई गई थी, लिस्ट ए और लिस्ट बी। परेशान मत होइए, अगली वीडियो में सीएए, एनआरसी, एनपीआर, पीआईओ, एनआरआई और वीजा पासपोर्ट क्या होता है सब बताएंगे खूब बढ़िया से। ठीक है, एकदम सब मजा आ जाएगा, समझिए। ठीक है, अब हमारा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक समाप्त हो गया था। फ्लो में रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या था? संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो व्यक्ति भारत में जन्म लेगा उसको नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। और ये भी कंडीशन दिया गया, जो व्यक्ति भारत देश का नहीं है और भारत देश में काफी दिन से रह रहा है, 5 साल पहले से भारत देश में निवास कर रहा हो, संविधान बनने के बाद उसको भी नागरिकता स्वतः दे दी जाएगी। एग्जाम्पल बताए थे यानी बेसेंट। अनुच्छेद 6 में क्या था? अनुच्छेद 6 में क्या था? पाकिस्तान से भारत इसी परमिट रूल लाया गया था। 19 जुलाई 1948 को परमिट रूल लाया गया था। जो व्यक्ति इसके पहले भारत में आ गया उसको नागरिकता दे दी जाएगी। तो बुढ़वा आया था कौन? आसाराम। इसके बाद कौन हो जाएगा? आर्टिकल 7, भारत के थे, कहें भारत में मजा नहीं आ रहा है, चलते हैं पाकिस्तान घूम के आते हैं, पाकिस्तान में रहेंगे। पाकिस्तान में जब गए वहां लाभ खा गए, लाभ खाने के बाद फिर भारत आ गए। जब भारत आ गए तो उनको भी नागरिकता दे दी गई, लेकिन उसमें भी एक डेट फिक्स कर दी गई, 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत में आएगा उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। दी जाएगी लेकिन 6 महीने उनको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद। अब क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 9। सिंपल सा है। 8 बताएं, नहीं बताएं? 8 क्या है? विदेश भ्रमण या विदेश में नौकरी करने पर या विदेश में पढ़ाई करने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ठीक है, जो विदेश में नौकरी करते हैं उन्हें एनआरआई बोलते हैं। जो विदेश में भ्रमण करते हैं 6 माह से रुक जाएंगे तब भी उनको क्या बोलेंगे? एनआरआई। लेकिन अगर 6 महीने से एक भी दिन कम है तो हम इनको एनआरआई नहीं बोलेंगे। 6 माह या 6 माह से अधिक व्यक्ति जो विदेश में निवास कर रहा हो, रुक गया हो, उसको एनआरआई बोलेंगे, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया। बहुत भारतीय लोग विदेश में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। ठीक है बाबू। अब क्या था अनुच्छेद 9 में? सबसे बढ़िया है, सबसे आसान तो यही है, सब लाख देगा, जाके विदेश में सटे, यहाँ से आप हटें। 10 में क्या हो जाएगा? राष्ट्रद्रोही या देश विरोधी काम करने के बाद आप राष्ट्रीय जो झंडा हमारा राष्ट्रीय गीत है उसका आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसकी उल्लंघना कर रहे हैं। मान लीजिए जो हमारा राष्ट्र झंडा है उसको गलत जगह यूज कर रहे हैं, पैर नीचे दबा रहे हैं, ये राष्ट्रद्रोह का काम है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, प्लस आपको कुछ न कुछ सजा भी दी जाएगी। मौलिक कर्तव्य में आपको यही बोला गया है, राष्ट्रीय पशु राष्ट्रीय पक्षी का आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसका आप सम्मान करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 11 में कहा गया है? नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी, गृह मंत्रालय। कौन है? अमित शाह। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में सीएए, एनआरसी, एनपीआर, पीआईओ, एनआरआई जो भी चीजें होती हैं सब खूब मजेदार बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद। कैसी बनेगी?